हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। हालांकि संस्थान का मेरा नाम है निर्माण आईएएस एकेडमी एंड वनडे कोचिंग सेंटर सिवान। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं लूसेंट सिलेक्शन बैच सेट वन। मुझे सिवान में लूसेंट सिलेक्शन बैच वन सॉल्व करने का मुख्य रीज़न ये है कि बिहार में और सिवान में बहुत हमारे छोटे भाई बहन हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लास कर चुके हैं और लाइब्रेरी में बैठ करके अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पूरे लूसेंट को पढ़ पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए मैंने लूसेंट बुक का पूरा एक एक चैप्टर का मैंने क्वेश्चन बना दिया है और इन सभी क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे। टोटल 92 सेट हमने बनाया है और डेली एक एक सेटों का हम यहाँ सोल्यूशन कर देंगे, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, दरोगा हो गया, इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से लूसेंट सिलेक्शन बैच का सेट वन, एक नंबर, ठीक है ना। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि बोगाजकोई के 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है। यहाँ ध्यान देंगे, बात कर रहा है बोगाजकोई, ठीक ना, बोगाजकोई और 1400 ईसा पूर्व। समझिएगा, यह विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है। यह अभिलेखों में विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है और सबसे पहले इसी अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का, इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण का उल्लेख मिलता है। इसलिए इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी यहाँ से वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेख का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो एपिग्राफी कहलाता है और भारत का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वह अशोक का अभिलेख है। हालांकि अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले जो खोज किया था टी पैंथलर ने किया था 1750 में, और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जो पढ़ा था वो आपको जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। जिसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था आपको 1837 में। ये ध्यान देंगे, 1837 में पढ़ा था, है ना। अशोक के जो अभिलेख हैं 4 भाषाओं में हैं, उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमेइक, ये 4 भाषाओं में इनका लिखा गया। हालांकि अशोक का अधिकांश अभिलेख जो मिले हैं वह ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। तो बोगाजकोई अभिलेख के साथ साथ कुछ भारत के अभिलेखों को जानना जरूरी होगा। दूसरा नंबर है कि गरुड़ स्तंभ लेख, जिससे मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख थोड़ा समझेंगे। यवन शासक होते हैं एंटियालकिड्स और उनका राजदूत होता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को एंटियालकिड्स ने शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। कहाँ पर? विदिशा में। और यहीं पर आपको हेलियोडोरस ने बेस नगर में आपको गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ की स्थापना जो भगवान विष्णु की स्मृति में इसका स्थापना किया गया। तो 2 का आंसर होगा सी, यानी बेस नगर यानी विदिशा। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष नामक शब्द का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, इस शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो आपको हाथी गुफा के अभिलेख में मिलता है। अब थोड़ा समझेंगे। हाथी गुफा का अभिलेख यह ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है और कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है। इस अभिलेख में 2 पॉइंट को याद रखना होगा। पहला नंबर कि जैन धर्म का प्रथम यह अभिलेखीय साक्ष्य है, और दूसरा नंबर सबसे पहले भारत शब्द नामक का उल्लेख इसमें मिलता है। इसमें और अभिलेखों की बात करें तो यह कि जूनागढ़ अभिलेख, यह रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है। गुजरात के गिरनार में यह अभिलेख है। और याद रखेंगे, इस अभिलेख से ही सबसे पहले सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील जो है वो आपको गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार पर्वत में है और इसका निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस अभिलेख से और एक पॉइंट याद रखेंगे कि इस अभिलेख से 2 मौर्य शासकों का उल्लेख मिलता है, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा अशोक का नाम मिलता है। इसके अलावा इसके संदर्भ में याद रखेंगे, यह संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है और सबसे पहले इसी अभिलेख में काव्य शैली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जाता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इससे समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस स्तंभ लेख की रचना किया था आपको हरिसेन ने। इसकी रचना किया था हरिसेन ने। उसका नासिक अभिलेख, ये आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी का यह अभिलेख है, नासिक से संबंधित है। यानी इस अभिलेख से सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे।
भारतीय पुरातत्व शास्त्र यानी ASI, ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह 1861 में हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। और ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो महानिदेशक बनाया गया था वह अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को बनाया गया था। इसीलिए भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो फादर बोले जाते हैं वह आपको सर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को। और इसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पुनर्गठन किया गया 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में। और इस समय महानिदेशक बनाया गया जॉन मार्शल को बनाया गया। और याद रखेंगे जॉन ये लॉर्ड कर्जन के समय में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लाया गया। प्राचीन भारत संरक्षण अधिनियम 1904 को पारित किया गया, तो ये भी इतना ध्यान रखना होगा। उसके बाद है 5 नंबर, प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में आहत सिक्के यानी पंचमार्क्ड कॉइन्स को साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा करसापड़, यानी आहत सिक्कों को करसापड़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपको चांदी का सिक्के थे, चांदी प्लस कहीं कहीं तांबा भी मिलता है, याद रखेंगे। इसका है शतमान, ये ध्यान देंगे, ये आपको चांदी का सिक्का था। उसके बाद स्वर्ण, ये सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था। और निष्क के संदर्भ में याद रखेंगे पूर्ववैदिक काल में ये आभूषण था गले का, पूर्ववैदिक काल में ये आपको आभूषण था गले का, और उत्तर वैदिक काल में ये सिक्का बन गया, तो ये याद रखना होगा। उसके बाद आपको 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख को अकाल या दुर्भिक्ष के समय उपयोग हेतु है ना खाद्यान्न सुरक्षित रखे का प्रमाण माना जाता है? ये ध्यान देंगे, इसका जो आंसर होगा सहगौरा होगा, है ना। ये मौर्यकालीन अभिलेख है, यहाँ ध्यान देंगे मौर्यकालीन 2 अभिलेख है, सहगौरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों से अकाल के समय अन्न भंडार से संबंधित प्रमाण मिलते हैं, यानी अन्न खाद्यान्न सुरक्षित को प्रमाण मिलते हैं। अब ये जो है सहगौरा है आपको गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और महास्थान जो अभिलेख वह बांग्लादेश में है, ये याद रखना होगा, है ना। उसके बाद भीतरी स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंद गुप्त का अभिलेख है। और इस अभिलेख से भारत में हूणों के आक्रमण के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिस पर स्कंद गुप्त के द्वारा विजय किया गया था, विजय प्राप्त किया गया था। एरन अभिलेख मैंने पहले भी बताया कि ये आपको सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। देवपड़ा अभिलेख की बात करें तो देवपड़ा अभिलेख सेन वंश से संबंधित है, सेन वंशीय शासक विजय सेन का ये अभिलेख है, यानी देवपड़ा अभिलेख से सेन वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर आगे हम देखते हैं 7 नंबर है कश्मीरी नौपसरकालीन पुरास्थल बुर्ज होम की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ ध्यान देंगे इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको यह गर्तवास, बी नंबर आंसर होगा, गर्तवास गड्ढा घर है और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 स्थल हैं, एक है आपको बुर्ज होम, एक है आपका बुर्ज होम जो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिलता है, ये नौपसारकालीन स्थल है। और दूसरा है रोपड़, सिंधु सभ्यता से संबंधित यानी सैंधवकालीन स्थल है रोपड़, जहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो बुर्ज होम कश्मीर में है और रोपड़ आपको पंजाब में है। तो ये दोनों बुर्ज होम नौपसारकालीन स्थल है और रोपड़ आपको सिंधु सैंधवकालीन स्थल है, जहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, है ना। उसके बाद है आपका 8 नंबर, 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आने वाले यात्री जिसका विवरण पांडे इतिहास में उपयोगी है, ये कौन होगा? तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा मार्को पोलो, है ना। मार्को पोलो क्योंकि ये मध्यकालीन भारत में आए थे, मार्को पोलो इटली के यात्री थे, इसलिए इसे मध्यकालीन भारत का राजकुमार नाम से जाना जाता है, मध्यकालीन भारत के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अगर ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग 629 से 645 के दौरान हर्षवर्धन के समय में आए थे। ये भारत आने वाले तीसरे चीनी यात्री थे, है ना। और ये आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महान शाखा से संबंधित शिक्षा ग्रहण की
और इन्हीं के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। इसके अलावा हर्षवर्धन के समय का शासनकाल में भी आए थे। उनके दरबार में हर्षवर्धन के द्वारा प्रति 5वें वर्ष में प्रयागराज में जो महामुक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था, उसी में इन्होंने 6ठे महामुक्ष परिषद में पहुंचा था। उसके बाद अगर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज यूनानी शासक आपको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनके संदर्भ में 2-3 पॉइंट को याद रखना होगा। पहला नंबर कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इन्होंने समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है इंडिका। और याद रखेंगे इंडिका का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वह मैक्रिंडल महोदय ने किया था। तारानाथ, इनके संदर्भ में याद रखेंगे ये तिब्बत के रहने वाले बौद्ध विद्वान और इतिहासकार थे। इन्होंने 2 बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी। एक किया था कंग्यून और दूसरा तंग्यून। आगे इसको हम पूरा डिस्कशन करेंगे। उसका 9 नंबर में है इंडो ग्रीक राजा एंटियालकिड्स। हालांकि यहाँ अंत लिखित हो गया है। इंडो ग्रीक राजा एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को किस शुंग वंश के राजा के दरबार में भेजा था? अभी मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। शुंग वंश के 9वें शासक थे ये, शुंग वंश के 9वें शासक थे जो इनके दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था, विदिशा भेजा था और यहीं पर इन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। उसके बाद 10 नंबर है सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो मैंने बताया था कि एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं वह एरन अभिलेख में मिलता है। बाकी हमने सभी अभिलेखों को विस्तार से व्याख्या किया है। इसमें एक आ जाता है एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख होता है। हालांकि इस अभिलेख की जो रचना किया था वह रवि कीर्ति ने किया था और इसी अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में पुलकेशिन के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया जाता है। उसके बाद 11 नंबर है समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण किस पुरातात्विक स्रोत से मिलता है? यहाँ ध्यान देंगे समुद्रगुप्त लिच्छविदहित्र के नाम से जाना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम के ये पुत्र थे, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इनको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये शासक होने के साथ साथ कवि और संगीत प्रेमी भी थे, है ना। इसीलिए इनकी इनका जो आंसर होगा वह बी होगा, क्योंकि इसकी जो जानकारी मिलती है वह बिना बजाते हुए मुद्रा के सिक्कों पे ये शासक थे जिन्होंने बिना बजाते हुए आपको मुद्रा का उत्कीर्ण करवाया था। यहाँ और एक क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछेगा कि भारतीय इतिहास में बिना वादक शासक कौन कौन है? तो याद रखेंगे पहला नंबर समुद्रगुप्त और दूसरा नंबर औरंगजेब। ये ध्यान देंगे, औरंगजेब, है ना। तो 2 ऐसे शासक थे जो कुशल बिना वादक थे, याद रखना होगा। उसके नंबर है 12 नंबर तिब्बती लेखक तारानाथ ने किन ग्रंथों की रचना की थी जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है? याद रखेंगे कंग्यूर और तंग्यूर। ये 2 ऐसे बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना तारानाथ ने की थी, ये ध्यान देंगे। उसके बाद आपको रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? याद रखेंगे ये मंदसौर अभिलेख है कुमारगुप्त प्रथम के, ये मंदसौर अभिलेख है। यहाँ एक बात याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका एक प्राचीन नाम मिलता है दसपुर। आ जाए क्वेश्चन कि मंदसौर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो याद रखेंगे इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो आपको दसपुर मिलता है ना, दसपुर मिलता है। ठीक है, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद हम देखते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर है इतिहास के विभाजन के संदर्भ में आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? याद रखेंगे इतिहास के विभाजन की बात करें तो इतिहास का विभाजन 3 कालों में किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसके लोग, यहाँ के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं, जहाँ के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जहाँ पे पढ़ना लिखना तो लोग जानते थे लेकिन अभी तक उनके अभिलेखों को पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक अभिलेख में जो पूर्ण तरह से विकसित अभिलेख थे, है ना, और लिखने पढ़ने की कला पूर्ण तरह से विकसित हो चुकी थी। ये कह रहा है
कि जिनके संदर्भ में आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, इसका आंसर होगा बी, यानी जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। जैसे आदि ऐतिहासिक कालों में सिंधु सभ्यता आ जाएगा, वैदिक सभ्यता आ जाएगा, जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों पे हम डिपेंड है, जिसको अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। कुछ लिखे जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि है चित्रात्मक या बहुत चित्रात्मक, जो अभी तक पढ़ा जाना स्पष्ट नहीं हो पाया। 15 नंबर है कि मध्यपाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है। याद रखेंगे सी नंबर आंसर होगा, क्योंकि वे आमतौर पर बहुत छोटे छोटे हथियार होते थे, है ना। उसके बाद अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप देखेंगे अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है, सही बात है। 2 है भारत में सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर मिलते हैं जो अभी तक पढ़े नहीं जा सकते हैं, यह भी सही बात है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा पूर्व की 3वीं सदी में की गई थी, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा 1 और 2, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद है 17 नंबर पुरापाषाण काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार। देखिए कथन का क्वेश्चन आ रहा है, हमेशा याद रखिएगा बिहार पुलिस और दरोगा का पैटर्न बदलते जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ऑनलाइन में क्वेश्चन करके हम दरोगा या बीपीएससी को क्रैक कर ले, संभव नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को करना होगा। मैं बहुत जल्दी चैप्टर वाइज स्टेटमेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो ध्यान देंगे। पुरापाषाण काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी, सही बात है। दूसरा है इस काल को 4 भागों में विभाजित किया गया, गलत भाग है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। और तीसरा है पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, ये सही है, यानी आपको 1 एवं 3 सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है 18 नंबर कि मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का है, ऐहोल अभिलेख आपको पुलकेशिन द्वितीय का है, नासिक अभिलेख गौतमी वालसरी का है, और देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन का है, यानी 1 का 2, बी का 1, यानी आंसर हो जाएगा ए। ये ध्यान देंगे, सिंपल भाषा में जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का, और देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन का है। उसके बाद आ जाते हैं 19 नंबर प्राचीन भारत के विदेशी संपर्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखेंगे इसमें आंसर है आपका स्वर्ण भूमि, याद रखेंगे म्यांमार को कहा जाता है ना, स्वर्ण द्वीप ये आपको मलाया को कहा जाता है, और यवन द्वीप आपको जावा को कहा जाता है, यानी आंसर होगा 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 3 इसका आंसर होगा। उसके बाद 20 नंबर है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, फिर कथन कराना गया। देखेंगे सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, भीतरी अभिलेख से मिलती है, जो स्कंदगुप्त का अभिलेख है। और याद रखेंगे भीतरी अभिलेख गाजीपुर में है, कहाँ पर है, गाजीपुर में ये स्थित है। उसके बाद सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य गुप्त शासकों ने किया, ये गलत है। याद रखेंगे सबसे पहले लेख युक्त सिक्कों का जो लेख मिलता है वो आपको इंडो ग्रीक में मिलता है, यानी हिंद यवन शासकों के द्वारा मिलता है। डिमेट्रियस ने सबसे पहले लेख युक्त सिक्का जारी किया था, तो ये गलत होगा, यानी 20 का आंसर क्या होगा, केवल 1 होगा, 20 का आंसर केवल 1 होगा, ये ध्यान देंगे। उसके बाद आपको ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चनों में पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। याद रखेंगे सभी पुराण प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, गलत, ये लिखा गया था आपको संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में स्त्रियां तथा शूद्र पुराण सुनने के अधिकारी नहीं थे, ये भी गलत है, ये दोनों अधिकारी थे सुनने के। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है, ये सही है ना। तो 21 का आंसर क्या होगा, आपको सी होगा। पुराणों की संख्या 18 है और इसकी रचना किया था महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास ने, यहाँ ये याद रखना होगा। उसके बाद हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु की रचना किसने की थी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा स्थविर मोगलेपुत्तिस। यहाँ कहानी सुनेंगे, बौद्ध धर्म का तीसरा संगति हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था मोगलेपुत्तिस को। और याद रखेंगे बौद्ध धर्म के तीसरे संगति के तहत ही मोगलेपुत्तिस ने
दो ग्रंथों की रचना की थी। एक अभिधम्म पिटक की रचना किया था और दूसरा कथावस्तु की रचना की थी। वहीं अभिधम्म पिटक जो त्रिपिटकों में आते हैं, जिसमें बौद्ध दार्शनिकों के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, तो याद रखना होगा, इसका आंसर होगा मोंगले-पोथिस। उसके बाद है 24 नंबर, जैन साहित्य के संदर्भ में कल्प सूत्र का क्या महत्व है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बताता है और इसके रचयिता भद्रबाहु है। अब ध्यान देंगे, कल्प सूत्र जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया है। भद्रबाहु के संदर्भ में याद रखेंगे, ये जैन धर्म के दिगंबर शाखा के प्रसिद्ध विद्वान थे। दिगंबर शाखा के प्रसिद्ध विद्वान थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक जैन गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ ही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर चले गए थे और वहीं जाकर सलेखना विधि के तहत अपने प्राण का त्याग किया था। जैन धर्म में सलेखना का मतलब होता है उपवास के द्वारा अपने प्राण का त्याग करना। उसके बाद 24 नंबर है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को कितने सर्गों में विभाजित किया गया है? याद रखेंगे 8 तरंगों में इसे बांटा गया है। कश्मीर के इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो आपको राजतरंगिणी से मिलती है, जिसको लिखा था किसने? कल्हड़ ने लिखा था। याद पूछा जाए कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, तो राजतरंगिणी से मिलती है। और कितने सर्गों में विभाजित किया गया था? तो 8 सर्गों में से विभाजित किया गया था। उसके बाद 25 नंबर है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चाचनामा का फारसी में अनुवाद किसने और किसके शासनकाल में किया था? याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, अली बिन अबू बकर कुफी ने नासरुद्दीन कुबाचा के काल में किया था। इसी से मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर विजय का उल्लेख मिलता है, ये जानना होगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का उल्लेख मिलता है? याद रखेंगे, सबसे पहले लिपि शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो आपको अष्टाध्यायी में मिलता है। याद रखेंगे, अष्टाध्यायी की रचना किया था पाणिनि ने। इसकी रचना पाणिनि ने की थी और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद अर्थशास्त्र की रचना किया था कौटिल्य ने। कौटिल्य ने किया था और इंडिका की रचना किया था मेगास्थनीज ने और महाभाष्य का रचना किया था पतंजलि ने। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, पतंजलि ने। महाभाष्य और अष्टाध्यायी, महाभाष्य एवं अष्टाध्यायी ये दोनों व्याकरण ग्रंथ है, दोनों व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने किया शुंग वंश के शासनकाल में और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था, ये याद रखना। उसके बाद है, यूनानी रायदुडाइमेकस किसके दरबार में आया था? यूनानी रायदुडाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो याद रखेंगे, आंसर होगा बिंदुसार। यहां ध्यान देंगे, डायमेकस डायनोसियस, डायमेकस आपको सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था और डायनोसियस मिस्र नरेश टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था और ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आया था। कहीं कहीं किताबों में डायनोसियस को या डायमेकस को अशोक दे दिया था है, ऐसा नहीं है। ये दोनों जो आए थे आपको बिंदुसार के दरबार में आए थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था, ये ध्यान देना होगा। तो डायनोसियस और डायमेकस ये दोनों आपको बिंदुसार के दरबार में आए थे। अशोक के दरबार में आने वाले मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राज। अब देखेंगे यहाँ आ गया ना, ये अशोक का रहा है, यहाँ अशोक नहीं होगा बल्कि बिंदुसार होगा, बिंदुसार। तो बिंदुसार के दरबार में आने वाला मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का जो राजदूत था वो आपको डायनोसियस था। कौन था? डायनोसियस था, ये ध्यान देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, अरिस्टोबुलस और निरियाकस, अरिस्टोबुलस और निरियाकस ये दोनों सिकंदर का सेनापति थे, ये दोनों आपको सिकंदर का सेनापति थे, यहाँ याद रखना होगा। उसके बाद है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक, जिसमें भारतीय पशुओं और खनिजों के विवरण का उल्लेख है, इसको लिखा था आपको प्लिनी ने, है ना। यहाँ ध्यान देंगे, नेचुरल हिस्टोरिका और नेचुरल ज्योग्राफिका। तो नेचुरल ज्योग्राफिका को लिखा था टॉलमी ने और नेचुरल हिस्टोरिका को लिखा था आपको प्लिनी ने, ये याद रखेंगे, ठीक ना। हेरोडोटस को तो मालूम है यूनानी विद्वान है और इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। तीसरा है, चीनी यात्री फाहियान के विवरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था,
गलत है। उसने बिहार की जनता को सुखी और समृद्ध बताया, ये भी गलत है। उसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था, ये आपका सही है, ठीक ना। उसके बाद वह भारत में केवल 5 वर्ष रहा नहीं, यह 15 वर्ष रहा। अब थोड़ा सा इतिहास समझेंगे। फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। इसका शासन काल है, आने का काल है 399 से 414, यानी 15 वर्षों तक यह भारत में रहा। फाहियान का जो बचपन का नाम था वह कुंवर था, और फाहियान का जो अर्थ होता है वह धर्माचार्य होता है ना, ये धर्माचार्य होता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वापस जो गया चीन में, वो आपको ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वापस गया। भारत आने वाले चीनी यात्रियों में याद रखेंगे, पहला फाहियान, दूसरा सुंगयुन, तीसरा ह्वेनसांग और चौथा इत्सिंग। इन चारों को याद रखेंगे। उसके बाद 31 नंबर है कि ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, वह उस समय वहां के कुलपति कौन थे, तो याद रखेंगे आचार्य शिलभद्र। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब ह्वेनसांग अध्ययन कर रहा था, तो उसमें वहाँ का जो कुलपति थे वह आचार्य शिलभद्र थे। उसके बाद ह्वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा किस वर्ण का संबंधी था, याद रखेंगे शूद्र से संबंधित था, है ना, शूद्र वर्ग से संबंधित था। उसके बाद है अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है, ये आपको 80 भागों में विभाजित है, यहाँ ध्यान देंगे। महमूद गजनी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद अबू रेहान। और याद रखेंगे भारत आने के बाद किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिसे 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। यहाँ यह भी याद रखेंगे, यह अल-बरूनी पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। यह पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। यहाँ और एक पॉइंट याद रखेंगे, पहला मुसलमान जो हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया वह दरासी को हो जाएगा। तो 2 पॉइंट को याद रखेंगे, पहला मुसलमान जो पुराणों का अध्ययन किया अल-बरूनी, और पहला मुसलमान जो हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया वह दरासी को हो जाएगा, शाहजहां का बड़ा लड़का। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली में किस पद पर नियुक्त किया था, ये हो जाएगा आंसर काजी। अब इब्न बतूता की बात करें तो अफ्रीकी कंटिनेंटल का मोरक्को का निवासी था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आता है, और इसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम होता है आपका इब्न बतूता, तो याद रखना होगा। उसके बाद है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, याद रखेंगे बी नंबर। यह 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है ना, 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद गार्गी संहिता मूल रूप से एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें किस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है ना। गार्गी संहिता याद रखेंगे एक ज्योतिष ग्रंथ है, और इसका रचना किया था महर्षि गर्ग ने इसकी रचना किया था। उसके बाद है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, जिसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत संबंधों का वर्णन किया, इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। उसके बाद आते हैं आपका 38 नंबर, 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान करने के बाद ह्वेनसांग अपनी यात्रा के दौरान सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था, याद रखेंगे कपिसा में। सबसे पहले यह पहुंचा था कपिसा में। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह भारत आने वाला तीसरा चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के समय में आया था 629 से 645 में, और हर्षवर्धन द्वारा प्रयागराज में आयोजित छठे महामोक्ष परिषद में ये शामिल हुआ था। 39 नंबर है जैन ग्रंथों के अंतिम रूप से किस स्थान पर कब संकलित किया गया, ध्यान देंगे द्वितीय जैन संगीति वल्लभी में, है ना, 513 ईस्वी यानी 6ठी शताब्दी में जो वल्लभी में आपका द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था, वहीं पे आपका सभी जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया। 40 नंबर है कि उस अज्ञात लेखक की पुस्तक का नाम बताइए जिसने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया था, याद रखेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी।
ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस किताब से भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के विवरण का उल्लेख मिलता है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इसको लिखा था टॉलमी ने, ज्योग्राफी को लिखा था टॉलमी ने, इंडिका को लिखा था आपको मेगास्थनीज ने, और सी यू को लिखा था ह्वेनसांग ने। इसको लिखा था ह्वेनसांग ने, ये ध्यान देंगे। उसके बाद 41 नंबर है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान देंगे, इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। सही बात है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। यह भी सही बात है। ऋग्वेद की कौथुम शाखा एकमात्र जीवित शाखा, ये गलत है ना। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद समझेंगे, चारों वेदों में यह सबसे प्राचीन वेद है। इसकी रचना हुई थी आपको सप्त सिंधु प्रदेश में इसकी रचना हुई थी। इसी वेद से सबसे पहले भारत में आर्यों के आक्रमण के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इस वेदों के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को होरोता ऋषि कहा जाता है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक आपको ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरा कौशितक ब्राह्मण है। इनके मंडलों की संख्या 10 है और सूक्तों की संख्या 1028 है और मंत्रों की संख्या लगभग 10,462 या लगभग 500 के आसपास मिलते हैं। तो ये ध्यान में देना होगा। उसके बाद 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बलिदान विधि और गद एवं पद दोनों का समावेश है। ध्यान देंगे, कर्मकांडीय वेद, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है और यह एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। और याद रखेंगे, इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाला ऋषि को अधार्य ऋषि कहा जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है ना। तो याद रखना होगा। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 में मिलाने की बात कर रहा है। इसमें देखेंगे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण, इसमें दे रहा है कि किससे कौन संबंधित है। तो विष्णु पुराण से गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से आंध्र इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी आंसर हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद 44 नंबर है, 44 नंबर है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। किस वेद में? याद रखेंगे अथर्ववेद में। थोड़ा सा अथर्ववेद के समझेंगे। चारों वेदों में इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी और ये चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद है। अथर्वा ऋषि के नाम पे इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा और इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को ब्रह्मा ऋषि कहा जाता है ना। ब्रह्मा ऋषि कहा जाता है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। साथ ही इस वेद में जादू टोना, जंतर मंत्र यानी वशीकरण का उल्लेख किया गया है ना। इसका एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपको गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये याद रखना होगा। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, ये सही है। इसमें गंधार, शैल्य और कैका और कुरु राजाओं का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद इसका स्थान माना जाता है, ये भी सही है। ये भी सही है। यह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा डी। दरअसल ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ना कि सामवेद का। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का जो नाम है वो आपका पंचवीस है। क्या है? पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ है, ये याद रखना होगा, ठीक ना। उसके बाद 46 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, सही बात है। मैत्रेयणी संहिता में स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, ये भी सही बात है। मनुस्मृति की रचना गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, ये गलत है। मनुस्मृति की जो रचना हुई थी वह शुंग काल में हुई थी। किस काल में? शुंग काल में हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वह याज्ञवल्क्य ऋषि में मिलता है, ठीक ना। आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और सबसे पहले चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वह जबालो उपनिषद में मिलता है। उसके बाद 47 नंबर है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? वेद को, है ना, आपको सामवेद को। भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति हुई थी वो आपको सामवेद में हुई थी, ये ध्यान देंगे। उसके बाद है वैदिक साहित्यों का सही मिलान करें। आप देखेंगे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितक ब्राह्मण ग्रंथ।
तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, 25 ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। अथर्ववेद का जो है आपका सही होगा, यानी गोपद। अब ध्यान देंगे, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और सामवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है 25 ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद 49 नंबर है पृथ्वी सूक्त, किस वेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है? याद रखेंगे ये अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग शब्दों की उत्पत्ति के शास्त्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा निरुक्त। इसका आंसर हो जाएगा निरुक्त। आप देखेंगे वेदों में वर्णित कठिन शब्दों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। अब वेदांगों की रचना 6 है, ये हमेशा याद रखेंगे। अब देखेंगे मैं इतना ही तक रहने देता हूं, लुसेंट क्लास 1 में 50 तक मैं रहने देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं 51 से स्टार्ट करके मैं 100 तक पूरा करूंगा। यानी एक सेट को मैं 2 स्लाइड में पूरा करूंगा। एक स्लाइड में अगर पूरा करूंगा तो लंबा हो जाएगा और लंबा होगा तो शायद आप ना देख पाए, इसीलिए मैं प्रयास किया कि इसको दूसरे स्लाइड में मैं पूरा दूसरे क्लास में इसको पूरा कर दूंगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को घर बैठे आपकी एक एक चीजों का, एक एक क्वेश्चनों का डिस्कशन कराना और उनको कंप्लीट करना। थैंक यू। ओके।